आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सदन में आज भी विधेयक है। 2 मिनट दो थोड़े समय तक पार्टियों को तो दे रहा हूँ 5 मिनट। नहीं साहब, अभी आप अपने समय पर थे नहीं, अब बोलना शुरू कीजिए। नहीं, समय पे था, समय तो समय बोलना पे शुरू कीजिए। सदन में आज वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सदन के सभी साथी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव विचारों से सदन को अवगत कराते हुए बिल पर अपने अपने विचार रखे। कई बिल के समर्थन में आए, कईयों ने विरोध किया। आपने कृषि सुधारों का नाम लेते हुए पेट्रोल पर 2.5 लीटर प्रति लीटर व डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की बात कही। आपने पहले ही 3 कृषि कानून देश में लाके देश के किसानों की हालत बदतर कर दी। देश का किसान सड़कों पे आंदोलित है। 110 दिन से ज्यादा हो गया और 200 ज्यादा मौतें भी हो गई। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों कृषि बिल वापस ले, संपूर्ण कर्ज माफी करे किसानों की, क्योंकि मोदी जी ये हौसला रखते हैं धारा 317 आप हटा सकते हो तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते, जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे 2 बार बिठाया। पहले तो एनडीए के सारे बैठे, अब की बार आप अकेले 303 पे चले गए। धीरे 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 करते एनडीए वालों को अलग अलग करते रहे। ये मेरा निवेदन रहेगा। 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास डीजल पेट्रोल चला गया। महंगाई, क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, आधी दर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ गई, फिर भी डीजल पेट्रोल 100 के आसपास चला गया। सब मेरा ही निवेदन रहेगा कि पेट्रोल डीजल की दरें घटे। एक समाचार पत्र वित्त मंत्री महोदय का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो उन्होंने कहा कि एक सरकारी बीमा कंपनी व 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात पर आपने वक्तव्य दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यदि निजीकरण को आप बेहतर बता रहे तो देश की बैंकों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल क्यों की। दूसरा कि आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हो, एक तरफ शून्य बैलेंस पर जनधन खाते खोले गए, 500 रुपए 1000 रुपए न्यूनतम बैलेंस आदि पर ग्रामीण क्षेत्रों में खाते खोले जाते हैं। क्या निजीकरण के बाद ये राशि प्राइवेट सेक्टर की बैंकों की तर्ज पर न्यूनतम बैलेंस यदि 5000 10,000 कर दिया गया तो ग्रामीण जनता के लिए ये अत्यंत पीड़ादायक होगा। इस पर मंत्री जी जरूर जानकारी दें। आपने नए टैक्स लेमसी जी 80 आदि में जो छूट मिलती थी उसको खत्म कर दिया। इससे लोगों की बचत के आदत पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पुरानी स्लैब के अनुसार जो फायदा मिलता है उस बहाने से ही सही लोग कहीं न कहीं बचत करते थे। आपने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की बात कही। मंत्री महोदय, G2C व C2C सेवाओं में गैर नगद भुगतानों को MDR शुल्क मुक्त करने को लेकर आप क्या करोगे ताकि गैर नगद लेने देने की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले? जवाब में जरूर बताएं। 19/9/2017 के जीएसटी नोटिफिकेशन अनुसार खादी फैब्रिक जीएसटी से मुक्त है, परंतु खादी से बने वस्त्र व अन्य वस्तुओं पर टेक्सटाइल फैब्रिक से बने रेडीमेड कपड़ों की तर्ज पर 1000 रुपए मूल्य तक के 5% उससे ज्यादा होने पर 12% जीएसटी की मांग की जाती है। अगर आप खादी से बने वस्त्रों को जीएसटी की जीरो सूची में शामिल कर दें तो खादी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बजट विश्लेषण पर नजर जाए तो कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में जिन उपायों का जिक्र बजट में हुआ उससे मध्यम वर्ग व वेतन भोगियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार जरूर विचार करें। सबसे आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से जुड़े सामान पर फ्लोर मिल मशीनरी सहित वो तमाम कृषि उपकरण जिनमें 12% पर जीएसटी ली जाती है उनमें जीएसटी हटाने में कम करने को लेकर सरकार विचार जरूर करें। CSR फंड का उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास में हो, ये आप कंपनियों को और उद्योगों को आप निर्देशित करें। आज बस 1 मिनट में, आज भारत सरकार किसान उत्पादक संगठन बनाने में इसको लाभ को लेकर कई दावे कर रही है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी जानना चाहूंगा कि FPO को आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत क्यों कर रहे हो? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। केवल रीट ही नहीं, बाकी सारी जो भर्तियां हैं, क्योंकि बजट घोषणा में AWS का जो आयु में छूट दी है उससे भी एक बात निकल कर के आई है। बाकी सब चीजों पे करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 3 दिन के अंदर एक 5 अफसरों की जो कमेटी है वो इसके ऊपर निर्णय लेगी कि हमको बजट घोषणा के संदर्भ में क्या करना है और आगे भविष्य में इस प्रकार की जो भर्तियां होती हैं उनके कैलेंडर में जो दिक्कत आती है, बार बार जो मांग उठती रहती है या बार बार हमें स्थगित करना पड़ता है, कि इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे निकले। तो मैं समझता हूं 3 दिन के अंदर अंदर जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर बैठ करके इसको अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे किसानों ने अब अपने आंदोलन को नई धार देने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में किसान नेता जगह जगह घूमकर किसान महापंचायत के बहाने किसानों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को एक बार फिर भारत बंद का आह्वान किया है। इससे पहले बीते साल 8 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि तब राजस्थान में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा था। आज किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कॉमरेड अमराराम ने कहा कि 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने संपूर्ण बंद का आह्वान किया है और सभी को मिलकर इसे सफल बनाना है। इस देश के किसान मोर्चों ने संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है। इस देश का एक भी केवल 26 मार्च को सुबह से लेकर शाम तक केवल हवा और केवल घड़ी का सुइया चलेगा। इस बात की शपथ यहाँ से लेके जाए, जयपुर से लेकर दिल्ली तक सब कुछ जाम और बंद करके आप इसको समर्थन कराइए। और निश्चित रूप से कटाई के बाद जब संयुक्त मोर्चा इस दिल्ली को तहस-नहस करने का सरकार के लिए आह्वान करे, तो एक एक घर से एक एक आदमी उस आंदोलन में शरीक होने के लिए इसी यात्रा के साथ अगर आप इस आंदोलन को इस देश को बचाने के लिए सब तैयार है। संयुक्त मोर्चे के हर आह्वान को आज तक तो आपने लागू किया है, आगे भी आप लागू करने के लिए तैयार है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए किसान सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब दिल्ली में लाखों किसानों का महापड़ाव डालने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि जब संयुक्त किसान मोर्चे का संदेश मिले तब किसानों को हर हाल में दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा। आज भरतपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के पीओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूसखोर अधिकारी शराब के ठेके मालिक से हर माह पैसे और शराब की मांग कर रहा था, जिसके बाद परिवादी रामेश्वर शर्मा ने कल एसीबी में इसकी शिकायत की और आज एसीबी ने पीओ विक्रम सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 को हमारे पास परिवादी श्री रामेश्वर आया, उसके चाची का नाम ठेका है और उन्होंने कहा कि हमें पीओ श्री विक्रम सिंह जी मंथली बंदी मांगते हैं, जिसके उपरांत हमने हमारी भरतपुर एसीबी चौकी से इसका सत्यापन करवाया कि क्या ये बात सही है। इसको सत्यापन में पाया गया हमें सही है। आज दिनांक 24 को हमने ये ट्रैप की कार्रवाई रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा और उसकी कार्रवाई हुई जारी है। आगे का इन्वेस्टिगेशन पे बात पता चलेगा कि और इसके आगे कहाँ तक था। 6,000 रुपये आज बरामद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परमेश्वरी है। कुछ जनवरी से परेशान कर रहे थे दुकान पे आके ना, ये विक्रम सिंह थे। जनवरी में भी आ गए थे तो मेरे पैर में लग गई थी, फिर फरवरी में आके नहीं, अभी कल भी आ गए थे मंथली दो। तो पिछले महीने के ले गए जबरदस्ती दुकान से ना 3,000 रुपये। अब मेरे से आके कल इन्होंने कहा पैसे दो, तो कल दुकान से बोतल लेके आया। मैं ठीक है सर जी मैं पहुंचा दूंगा भरतपुर आके, नहीं कल मैं माल लेने आऊंगा। ठीक, तो अब मैंने इन्होंने 2 महीने के मांगे तो मैंने फरवरी और मार्च के इनको 2 महीने के पैसे दिए, 3-3 हजार करके 6,000 रुपये और एक बोतल ब्लेंडर की मांगी इन्होंने। इसकी शिकायत क्या? मैंने एसीबी टीम में इसकी शिकायत कर दी थी। कब? ये मैंने की थी शुक्रवार को, अभी 3-4 दिन पहले ना। आज क्या हुआ? आज क्या इनको रंगे हाथों पकड़ा, इनको 6,000 रुपये लिए इन्होंने, तो एसीबी टीम ने पीछे से आके इनको पकड़ लिया। फिर क्या किया? भागे भी थे? ये भागे भी थे, इन्होंने गाड़ी में पैसे छुपाए थे, गाड़ी में पैसे छुपा के ये रख के भागे थे पीछे वाले गेट से। तो उन्होंने एसीबी टीम वालों ने पीछे से आके पकड़ा कमरे में। देखिए, कांग्रेस पार्टी चारों चुनाव जीत रही है। मैं साड़ा का प्रभारी हूँ, वल्लभनगर भी जाके आया हूँ, राजसमंद भी गया हूँ और हमारा जो सुजानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ भी गया हूँ। जिस तरह की इस बजट के बाद में तो लोगों की भावना ही पलट गई। एक तरफ देश का किसान 3.5 महीने से सड़कों पर बैठा है और जो जाते किसानों के ऊपर कर रही है बीजेपी। दूसरा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इसके दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो उस वृद्धि के दौर में और कोरोना महामारी का मुकाबला करने के बावजूद राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सब जान रहे हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया अभी, उसका व्यापक स्वागत हो रहा है। और फिर जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जिनको 10% का आरक्षण दिया है हमारी सरकार ने,
उनके लिए जो बंदिशें थी, उन बंदिशों को भी इस बजट में अनाउंस करके उन्होंने खत्म कर दिया है। उम्र की सीमा उसमें छूट दे दी जो दूसरे वर्गों को दी जाती है, फीस में छूट दे दी। उससे एक अलग तरीके का माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर। और चारों की चारों बीजेपी वाले कुछ ही कर ले वाले, चारों बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की घटना से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में ऐसी आग लगी कि एक के बाद एक 6 दमकल मौके पर पहुंची, फिर भी आग को काबू नहीं कर सकी। आग से माल का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही भवन भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने से दूर दूर तक चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। आग के लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों की भीड़ को साइड में हटाया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने तक गोदाम में रखा पूरा माल जलकर नष्ट हो चुका था। गनीमत रही कि आग की घटना से किसी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्कूल ऑफ नर्सिंग द्वारा अपने विद्यार्थी के नर्सिंग डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन के रूप में 7,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में एसीबी को शिकायत मिलने पर आज एसीबी ने स्कूल ऑफ नर्सिंग के उप प्राचार्य को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने बताया कि छात्र गणेश दास, जो मूलतः चूरू जिले का रहने वाला है, वह रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार घूम रहा था। उससे 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। उसने पहले 3,000 रुपए उनको दे दिए और आज 4,000 रुपए देते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। ये शिकायत एसीबी को टोल फ्री नंबर के द्वारा प्राप्त हुई थी। हमारे पास हमारी एसीबी की टोल फ्री नंबर 1064 से एक कॉल आया था, जिस पे परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। वो कॉल हमारे पास फॉरवर्ड होने से परिवादी, जो हमारे यहाँ गणेश दास था, उसका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है नर्सिंग का। ये भारत नर्सिंग इंस्टीट्यूट ये कॉलेज है, इसमें इन्होंने 3 साल का अपना डिप्लोमा किया था। अब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन की ओरिजिनल फीस 2,000 रुपये लगती है, लेकिन यहाँ से 7,000 रुपये मांगे जा रहे थे उनसे। उन्होंने आह्वान किया था, उसकी परिणति भी नहीं के बराबर ही दिखी थी। और अभी भी जहाँ जहाँ वो प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कल अपने यहाँ भी प्रयत्न करने का कोशिश किया, लेकिन उस प्रकार से सामान्य किसान उससे नहीं जुड़ पा रहा है। पार्टी के लोग और जो कथाकथित किसानों में काम करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वही अपने लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं। इसका मतलब मेरी समझ से ये आता है कि कॉमन किसान न तो इस कानून बनने से होने वाले नुकसान को समझ पा रहा है, न उसको कोई अपना विरोध दे रहा। मैं तो इतने समय से घूम रहा हूँ गाँव में कहीं भी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। इस कानून से हमको ये नुकसान होगा। उपचुनाव में इसका थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। मैं सोचता हूँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने तो इसके बाद नगर पालिकाओं के और पंचायतों के इतने नीचे तक के चुनाव कर लिए हैं, तो मैं सोचता हूँ उसका कोई बहुत ज्यादा राजस्थान के कुछ हिस्सों में हो सकता है, कहीं गंगानगर और बाणगढ़ में कोई असर हो तो हो सकता है। सरहदी बाड़मेर जिले की भारत पाक सीमा पर भूते की ढाणी इलाके में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की 50वीं वाहिनी का जवान गश्त कर रहा था। तभी अचानक ऊंट भड़क गया और उसके ऊपर बैठ गया। तभी साथी जवान ने ऊंट को गोली मारकर अपने साथी जवान की जान बचाई और उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अब पहले से काफी बेहतर है और पीठ में हल्की सी चोट लगी हुई है, हाथ की उंगली में एक फ्रैक्चर है। पहले से स्थिति में काफी सुधार है। क्या बताया? हाँ, इनके ऊंट ने कुछ चोट लगाई थी। ऊंट ने काफी एग्रेसिव होके कुचल दिया था इनको, ऊंट नीचे आ गया था और उससे पीठ में और छाती में काफी चोट लगी थी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।